हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आज के मेरे इस यूट्यूब चैनल मैथ्स पॉइंट पे। और मैं महेश सर आज आपके लिए लेके आया हूँ कक्षा 10वीं का अध्याय जीवों का विकास। ठीक है, तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं 10वीं के विज्ञान के बारे में। और इस अध्याय में हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे कोई प्रजाति कैसे लुप्त हो गया, आज उस लुप्त प्रजाति कहाँ है हम कैसे जानेंगे, और कैसे कोई प्रजाति अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग टाइप के पाए जाते हैं। कोई क्षेत्र में शाकाहारी, कोई मांसाहारी। और आज हम साथ में पढ़ेंगे दो महत्वपूर्ण दो वैज्ञानिक, एक डार्विन का सफर है ना, और एक अल्फ्रेड रसल के बारे में पढ़ेंगे, और दोनों से रिलेटेड जीवों के विकास के सिद्धांत के बारे में। तो यदि अभी तक मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो 10वीं वाले बच्चों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ताकि उनको साइंस समझने में बिल्कुल सफलता मिले, आसान लगे उनको साइंस। ठीक है, तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो और देखो पूरा वीडियो अंत तक। तो बच्चों, हम जानते हैं कि हमारी पृथ्वी में बहुत सारी प्रजाति है, बहुत सारी प्रजाति जीवों की, जैसे शेर, भालू, हिरण, सांप, गाय, मनुष्य। ठीक है, पेड़ पौधों की प्रजाति लो तो अलग अलग पेड़ पौधे हैं, नीम का बोल सकते हैं हम लोग, बबूल का बोल सकते हैं, और पीपल का बोल सकते हैं। बहुत सारे पेड़ पौधे हैं। तो हम जानते हैं कि पृथ्वी में लाखों की संख्या में जीवों की प्रजाति है या पेड़ पौधों की प्रजाति है ना, जिसमें से कई के बारे में तो हमने सिर्फ सुना है कि ये प्रजाति है या ये प्रजाति थे, और कई को हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे देख सकते हैं तो हमारे आसपास जैसे गाय हम देख सकते हैं, कुत्ता हम देख सकते हैं, मनुष्य तो हम हैं और अन्य मनुष्य को भी देख सकते हैं, पेड़ पौधे को देख सकते हैं। लेकिन हम डायनासोर का नाम सुने है ना, लेकिन क्या हम डायनासोर देखे हैं क्या आसपास? नहीं, बिल्कुल डायनासोर हम लोग सिर्फ देखे हैं तो टीवी में ही देखे हैं या कहानियों में ही सुने हैं। तो एक्चुअल में ये डायनासोर कहाँ चला गया? बहुत ही शांत स्वभाव के थे। ठीक है, तो देखो अचानक और खतरनाक थे। जो पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन हुआ और जो डायनासोर की प्रजाति थी वो सब खत्म हो गया, है ना। और वे जो डायनासोर है ना, वो एक विलुप्त प्रजाति के अंतर्गत आ गए। तो आपका पहला टॉपिक आपको याद रखना है कि विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं, है ना। तो मैं आपको बताता हूं कि विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं। तो विलुप्त प्रजाति कहते हैं, विलुप्त प्रजाति वे प्रजाति है, जीवों की वे प्रजाति जो पहले के समय में पाए जाते थे परंतु अभी वर्तमान के समय में नहीं पाए जाते, है ना। आपको ये याद रखना है कि विलुप्त प्रजाति जो पहले के समय में पाए जाते थे परंतु आज वर्तमान में नहीं पाए जाते वो कहलाते हैं विलुप्त प्रजाति। जैसे आपको याद रखना है डायनासोर, डायनासोर पहले पाया जाता था, आज नहीं, है ना। तो चलो हम थोड़ा सा उसके बारे में हम पढ़ते हैं। अच्छा, ये डायनासोर पहले पाए जाते थे, हम इस पे कैसे विश्वास करें? तो हमें इसका जो जीवाश्म है, ठीक है, मतलब उनके ढांचा, हड्डियों का ढांचा बोल सकते हैं या उनके रहने का जगह, हम यहाँ से अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट भी याद रखना आपकी जो डायनासोर है उनका जीवाश्म कहाँ पाया गया। ठीक है, तो डायनासोर का जीवाश्म पाया गया जैसे अपने जबलपुर का जो लमेटा घाटी, ठीक है, जबलपुर का लमेटा घाट और नर्मदा घाटी के आसपास, तो इन सब के जो डायनासोर के थे वो अवशेष पाया गया। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट ये पता रहना चाहिए कि विलुप्त प्रजाति किसे कहते हैं। तो ऐसे जीवों की ऐसी प्रजाति जो पहले के समय में पाए जाते थे परंतु आज के समय में नहीं पाए जाते वो विलुप्त प्रजाति का कहलाते हैं और उनके केवल आज जीवाश्म पाए जाते हैं। ठीक है, और डायनासोर के अवशेष कहाँ पाए थे? तो आपको ये पॉइंट भी याद रखना है 10वीं में कि डायनासोर के अवशेष पाए थे जबलपुर के लमेटा घाटी और नर्मदा घाटी, इसके आसपास उनके अवशेष पाए थे। ठीक है, चलो अवशेष से तो ये बात पता चला कि डायनासोर थे, है ना। लेकिन और भी डायनासोर के बारे में बहुत सारी जानकारी उनके अवशेष से या उनके जीवाश्म से पता चला। तो क्या क्या जानकारी पता चला तो मैं आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान से समझते जाना और सुनते जाना। ठीक है, देखो आज से 2000 लाख वर्ष पूर्व या 600 लाख वर्ष पूर्व डायनासोर का पृथ्वी पर बिल्कुल राज था। जैसे आज बहुत सारे जीव पाए जाते हैं ना,
वैसे ही आज से 2000 लाख वर्ष पूर्व और 600 लाख वर्ष पूर्व डायनासोर का ही राज था, डायनासोर ही पाए जाते थे, है ना। तो डायनासोर की प्रजाति में आपको याद रखना है कि जो सबसे छोटा डायनासोर था, जो सबसे कम हाइट का था, वो डायनासोर था लगभग 50 सेंटीमीटर, है ना। तो सबसे जो डायनासोर, सबसे छोटा डायनासोर था वो था लगभग 50 सेंटीमीटर, और जो सबसे बड़ा डायनासोर था, ठीक है, अब जो डायनासोर पाया गया उसमें सबसे बड़ा जो डायनासोर था वो डायनासोर था लगभग 40 मीटर, है ना। अब 40 मीटर का मतलब आप समझ लीजिए कि घर का 4-5 मंजिल, है ना, 5 मंजिल के बराबर एक डायनासोर था, है ना। तो ये जो डायनासोर थे वे पृथ्वी में 2000 लाख वर्ष पूर्व से 600 लाख वर्ष पूर्व पाए गए, और इसमें जो सबसे छोटी प्रजाति थी वो कितने सेंटीमीटर की थे, तो सबसे छोटी प्रजाति के जो डायनासोर थे वो 50 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी प्रजाति के जो डायनासोर थे वो क्या थे, लगभग 40 मीटर बड़े थे, है ना। अब डायनासोर जो था वो क्या थे, तो वो थे शाकाहारी थे, मांसाहारी थे और सर्वाहारी थे। मतलब डायनासोर जो उस समय पाए जाते थे वो सभी टाइप के थे, कुछ शाकाहारी थे, कुछ मांसाहारी थे, कुछ सर्वाहारी थे, है ना। और डायनासोर जो थे वो तीनों टाइप से थे, मतलब कोई पृथ्वी पे चलने वाला था, तो पानी में तैरने वाला था, तो हवा में उड़ने वाला भी था, है ना। तो आपको पॉइंट में याद रखना है कि डायनासोर जो थे वो शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी भी थे, और तैरने वाले, उड़ने वाले और दौड़ने वाले भी थे, ठीक है। तो ये तो था डायनासोर के बारे में। अच्छा, डायनासोर के समय बहुत सारे ऐसे जीव जो थे जो उस समय थे, आज भी है, उस समय नहीं है, और आज भी आज है, ठीक है। तो मैं इसको भी आपको बताता हूं, बस आप ध्यान से सुनते रहिए और देखते रहिए पूरा वीडियो। हाँ, तो हम बात करते हैं कि डायनासोर के समय कौन सी जीव या कौन से प्रजाति जो उस समय थे और आज नहीं है, ठीक है। तो याद रखना आपको कि हाथी, मनुष्य, हमारे जो श्रेणी है वो डायनासोर जब थे उस समय नहीं पाया जाता, मतलब मनुष्य की प्रजाति नहीं पाया जाता था और हाथियों की प्रजाति नहीं पाया जाता था, है ना। तो किसका प्रजाति पाया जाता था, तो जीवों में याद रखना, जैसे चूहा उस समय था, काकरोच उस समय था। तो ये आपको 2 पॉइंट याद रखना कि नहीं पाए जाने वाली प्रजाति में मनुष्य और हाथी थे, और पाए जाने वाले प्रजाति में क्या थे, चूहा और काकरोच, ठीक है। डायनासोर के समय ऐसे पौधे जो आज भी पाए जाते हैं वो भी आपको याद रखना है, क्या क्या पाए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट था, सब याद समझते जाना, पहला शैवाल, दूसरा मांस, साइकस, गिंको, ठीक है। शैवाल, मांस, साइकस, गिंको और फर्न, तो ये 5 पौधे थे जो डायनासोर के समय पाए जाते थे और आज नहीं पाए, सॉरी, आज भी पाए जाते हैं, है ना। तो डायनासोर की प्रजाति धीरे धीरे तापमान के परिवर्तन से डायनासोर की प्रजाति इस पृथ्वी से विलुप्त हो गई। कुछ उनके छोटे छोटे प्रजाति पाए जाते हैं जो आज भी है ना, लेकिन डायनासोर आज नहीं पाया जाता। तो ये तो बात था डायनासोर के समय। अच्छा, आपको एक और पॉइंट याद रखना, मैंने एक पौधा बताया था गिंको, ठीक है। गिंको एक ऐसा पौधा है जो जब हिरोशिमा नागासाकी में जब विस्फोट हुआ था, परमाणु विस्फोट, तो उस समय उगने वाला वो पहला पौधा था, ठीक है। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना। तो ये तो था जानकारी डायनासोर के बारे में, विलुप्त प्रजाति के बारे में। अब हम लोग आगे पढ़ेंगे डार्विन का सफर और उनका जो अवलोकन है, हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखो बच्चों, फिर आप लोगों को कुछ टॉपिक अपनी कॉपी में लिख लेना है ना। जैसे विलुप्त प्रजाति, तो मैं आपको बता दिया हूँ विलुप्त प्रजाति क्या है, आपका एक बार और रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। तो विलुप्त प्रजाति किसको कहते हैं, तो जीवों की वे प्रजाति जो पहले के समय में पाए जाते हैं, आज वर्तमान में नहीं पाए जाते, आज सिर्फ इसके जीवाश्म पाए जाते हैं, वो कहलाते हैं विलुप्त प्रजाति। उदाहरण के लिए डायनासोर की प्रजाति, ठीक है। डायनासोर के अवशेष कहाँ पाए गए थे, तो मैं भी ये भी आपको बताया था कि डायनासोर के अवशेष थे वो जबलपुर के लमेटा घाटी और नर्मदा घाटी में पाए गए थे। और भी बहुत जगह है, लेकिन आपको ये 2 जगह याद रखना है, ठीक है। डायनासोर कब पाए जाते थे, तो डायनासोर आज से लगभग 2000 लाख से 600 लाख पूर्व, है ना, 600 लाख वर्ष पूर्व, ठीक है। सबसे छोटी प्रजाति डायनासोर का वो था 50 सेंटीमीटर, और सबसे बड़ी प्रजाति डायनासोर का था 40 सेंटीमीटर, 40 मीटर, ठीक है। ये शाकाहारी, मांसाहारी, ठीक है,
और सर्वाहारी थे, और इसमें ये जो जीव थे वो तैरने वाले, उड़ने वाले और चलने वाले थे। इसको भी आपको अपनी कॉपी में नोट करना है। डायनासोर के युग में पाए जाने वाले जो जीव थे वो थे चूहा, काकरोच, तिलचट्टा बोलते हैं उसी को, जो आज भी है। और पौधे क्या क्या पाए जाते थे जो आज भी है, तो शैवाल, फर्ण, मांस, गिंको, साइकस। ठीक है। नहीं पाए जाने वाले जीव में क्या कहते हैं, तो मनुष्य नहीं पाया जाता था उस समय, और हाथी नहीं पाया जाता था। ठीक है। गिंको क्या था, मैं बताया था, गिंको एक ऐसा पौधा है जो हिरोशिमा में परमाणु विस्फोट के बाद पहला उगने वाला एक पौधा था। तो इसको आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए ताकि आपका नॉलेज बना रहे, है ना। और देखते रहिए पूरा वीडियो। प्रत्येक व्यक्ति का एक अपना अपना एक रुचि होता है, अपना अपना इंटरेस्ट होता है। किसी को जीव जंतुओं में लगाव रहता है, तो किसी को मैकेनिक्स मतलब मशीनों चीजों से लगाव रहता है, कोई बड़ा बोरिंग बंदा रहता है ना। तो वैसे ही मैं आज एक बात करने वाला हूँ एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसको बचपन से जीव जंतुओं के बारे में पढ़ने का बहुत मन था, है ना। उनका जो पूरा इंटरेस्ट था वो जीवों के बारे में था, है ना। तो वो महान वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं डार्विन का सफर। ठीक है। तो चार्ल्स डार्विन आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, चार्ल्स डार्विन। तो ये वही साइंटिस्ट थे चार्ल्स डार्विन, है ना। तो चार्ल्स डार्विन जो थे वो बचपन से ही जीवों के प्रति बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सन थे, है ना। उन्होंने क्या किया, आज से 200 वर्ष पूर्व, ठीक है, 200 वर्ष पूर्व मतलब सन 1800 की बात है। 1800 में वो क्या किया, 1831 में उसने क्या किया, जीवों के बारे में अध्ययन करने के लिए घर से जहाज लेके वो निकल गया जीवों के विकास के बारे में जानने के लिए 5 सालों के लिए समुद्र और टापुओं में। ठीक है। इतना उनका इंटरेस्ट था कि वो जीवों के बारे में पढ़ना चाहते थे, इतना रुचि था कि वो घर से एक जहाज लिया, उस जहाज का नाम था बीगल। ठीक है। बीगल एक जहाज का नाम था, और बीगल जहाज को लेकर वो 1831 में इंग्लैंड से चला गया, कहाँ, दक्षिण अमेरिका होते 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 बहुत सारे देश टापू को घूमते घूमते वो सन 1836 में अपना घर पहुंचा। मतलब 5 सालों के लिए एक अन्वेषी खोजी यात्रा, है ना, खोज करने के लिए, रिसर्च करने के लिए वो चला गया कहाँ, इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका होते होते अपना देश। ठीक है। तो चलो हम पढ़ते हैं डार्विन के बीगल का सफर। मतलब डार्विन ने उस जहाज में जब सफर किया तो उसने क्या क्या देखा, कौन कौन से देश में पहुंचे, कैसा कैसा उसने अवलोकन किया, हम पूरा आराम से समझते हैं, ध्यान से देखते हैं। तो डार्विन अपना बीगल जहाज ले गया। बीगल जहाज में उनके रहने के लिए कक्ष था, पुस्तकालय था, ठीक है, और बहुत उनकी जरूरत की सामान के लिए सभी चीज था। और वो जहाज से निकल गया कहाँ से, इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका की ओर। तो जब वो इंग्लैंड से दक्षिण अमेरिका की ओर जा रहा था तो जाते जाते वो कई टापू से होकर गुजरा, और जब उन्होंने अवलोकन किया तो ये जो टापू थे वो ज्वालामुखी लावा से बने हुए थे। ठीक है। बहुत सारे टापू थे वो ज्वालामुखी लावा से बने थे। उन्होंने कई टापू पे गए, जैसे एक टापू आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका का एक टापू है इक्वेडोर देश में जिसका नाम है गलापागोस। ठीक है। दक्षिण अमेरिका का एक टापू जो कहाँ पे है, इक्वेडोर देश में, जिसका नाम है गलापागोस टापू। ठीक है। अब जब गलापागोस टापू में जब डार्विन गया तो वहां पे उसने बहुत सारे जीवों के बारे में अपना लेख लिखा। जैसे कौन कौन से जीव के बारे में, तो आपको याद रखना है, पहला वर्मी। ठीक है। वर्मी जिसको आर्माडिलो भी बोलते हैं, है ना, जो है हमारे अभी वर्तमान में पाया जाता है कछुआ और चूहा का रूप। ठीक है। तो मैं उसके बारे में अभी आपको आगे और बताऊंगा। दूसरा जो जीव था वो है कौन सा, फिंच पक्षी। फिंच पक्षी जो आज के समय में जो गौरैया पक्षी बोलते हैं हम लोग, वो उसके बारे में अध्ययन किया। और तीसरा है वहां पे जो कैक्टस था, नागफनी, उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है। तो डार्विन जब गलापागोस टापू में गया, गलापागोस टापू में वहां देखा तो वहां के जो फिंच पक्षी थे, ठीक है, अलग अलग टापू से होकर गुजरा था वो। तो फिंच पक्षी में वो पहले अवलोकन किया। क्या अवलोकन किया कि अलग अलग टापू में जो फिंच पक्षी था वो अलग अलग टाइप के थे,
अब अलग अलग टाइप के कैसे होंगे? तो कई क्षेत्र में, है ना, जो फिंच पक्षी थे उनके चोंच बड़े होते थे कि तो किसी का छोटा होता था, कोई रंग से अलग दिखाई देता था, कोई कीड़ा खाता था तो कोई फल पौधे खाते थे, है ना, तो कोई दोनों खाता था। अब ये डार्विन के मन में आया कि प्रजाति तो एक है, पक्षी तो एक है, लेकिन ये अलग अलग टाइप से हुआ क्यों, कैसे हुआ? देखो, हम मनुष्य की प्रजाति लेते हैं, है ना, तो हम भारतीय मध्यम में आते हैं, समान है, गोरे काले सांवले, है ना। लेकिन आप चले जाओ वेस्ट इंडीज के क्षेत्र में, तो वहां अधिकतर आपको जो व्यक्ति मिलेंगे वो लगभग काले या सांवले, है ना। और यदि आप चले जाओ अफ्रीका, अमेरिका, इस साइड यदि आप चले जाओ तो आपको वो गोरे मिलेंगे। चीन की जो जनसंख्या है, चीन का जो फेशियल है, चेहरा है जो है वो अलग होता है, हमारा चेहरा अलग होता है। हम चाइनीज व्यक्ति को देखकर बता सकते हैं कि ये व्यक्ति चाइनीज है ना। तो वैसे ही डार्विन जब गलापागोस टापू में पहुंचा तो उसने देखा कि ये जो फिंच पक्षी है वो अलग अलग टाइप के है। किसी का जो चोंच था वो बड़ा था, किसी का चोंच छोटा था, किसी का कलर अलग था, तो कोई और अलग कलर का था, कोई शाकाहारी था तो कोई मांसाहारी था। ठीक है, तो आखिर ये ऐसा हुआ क्यों? तो चलो मैं आपको एक डायग्राम से बता रहा हूं कि ऐसा हुआ क्यों और कैसे हुआ होगा। हाँ, तो हम ब्लैक बोर्ड में समझेंगे कि कैसे ये फिंच पक्षी अलग अलग टापू में अलग अलग टाइप के कैसे पाए गए, है ना। तो लगभग 15 प्रकार की प्रजातियों के बारे में डार्विन ने देखा फिंच पक्षी के बारे में। तो देखो, ये ऐसा कुछ हुआ होगा, ऐसा कुछ उन्होंने अवलोकन किया कि फिंच पक्षी जो थे वो मान लो कोई मुख्य टापू से, एक टापू से वो उड़कर आगे गए, है ना। और पक्षियों का काम होता है इधर उधर चलना, है ना। ये फिंच पक्षी है, ठीक है। तो वो क्या चीज हो गए, अलग अलग साइड बढ़ गए, है ना। अब बढ़े कैसे? तो कुछ फिंच पक्षी जो थे, ये देखो, ये 3 टापू में बना दिया, टापू 1, टापू 2 और टापू 3। तो कुछ फिंच पक्षी थे वो टापू 1 की ओर उड़ गए, है ना, ठीक है। कुछ फिंच पक्षी थे वो टापू 2 की ओर चले गए, ठीक है। और कुछ फिंच पक्षी थे वो टापू 3 में आके गए, है ना। तो देखो, फिंच पक्षी एक ही मुख्य टापू से गए, एक ही जगह से गए, सब उड़ते उड़ते गए, लेकिन अलग अलग जगह जाके वो रुक गए, है ना। अब देखो क्या हुआ कि जो टापू 1 था वहां पे कीड़े मकोड़े बहुत ज्यादा पाए जाते थे, ठीक है। मतलब अधिकतर यहाँ पे कीड़े बहुत ज्यादा थे। टापू दलदली था तो वहां पे कीड़े मकोड़े ज्यादा पाए गए। टापू 2 था, वहां पे, ठीक है, पेड़ पौधे या फल, ठीक है, फल फ्रूट जो भी है, सब्जियां, ये पाए जाते थे। और टापू 3 थे, जो तीसरा नंबर का जो टापू था, वहां पे क्या था, कुछ मात्रा में कीड़े मकोड़े भी थे, कीड़े वीड़े थे, है ना, और फल पौधे भी थे, ठीक है। अब हुआ क्या, जो मुख्य टापू से जो निकले थे फिंच पक्षी वो अलग अलग टापू में तो पहुंच गए, है ना। अब इस टापू में जो फिंच पक्षी पहुंचे तो वहां पे उन्हें कीड़े मकोड़े ज्यादा मिले। तो स्वाभाविक सी बात है, वो पक्षी एक दिन नहीं खाएंगे कीड़े मकोड़े, 2 दिन नहीं खाएंगे, लेकिन जीवित रहना है तो उनको तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा, है ना। यदि आपको भी ऐसा टापू में भेज दिया जाए जहाँ पे फल पौधे नहीं है, मतलब आप शाकाहारी भले ही रहोगे, लेकिन यदि आपने अपना जान यदि आपको बचाना है तो वहां पे रहकर कुछ ना कुछ तो खाना पड़ेगा, ठीक है। तो जो टापू 1 में पहुंचे थे, है ना, वो वहां पे कीड़े मकोड़े अधिक थे, तो वो क्या किए, उस कीड़े मकोड़े को खाने लगे, है ना। कीड़े मकोड़े को खाने लगे तो कीड़े मकोड़े के खाने से वो हो गए क्या, मांसाहारी। मतलब वहां के जो फिंच पक्षी थे वो मांसाहारी हो गए और उनका चोंच हम बोल सकते हैं कि नुकीले और थोड़ा बड़ा टाइप का हो गया। समझ आ गया? मतलब ये प्रक्रिया चलते रहा और यहाँ पे जो टापू में जो फिंच पक्षी थे वो तो मांसाहारी हो गए। उस फिंच पक्षी के जो बच्चे हुए, जो और आगे जो प्रजाति आए उसी पक्षी का, तो वो भी वही रहने लगे, मतलब वो भी क्या चीज हो जाएंगे, मांसाहारी, ठीक है। अब जो टापू दूसरा पे गया, सपोज यहाँ पे तो पेड़ पौधे फल फ्रूट है, तो यहाँ पे तो मांस कीड़े मकोड़े बहुत कम है, मतलब नहीं के बराबर है। तो ये जो फिंच पक्षी है
वो क्या चीज हुआ, इस टापू पे आने के बाद फल पौधे खाने लगे। ठीक है, तो ये हो गया क्या चीज, शाकाहारी, है ना। और इनके चोंच बिल्कुल नॉर्मल रहे। ठीक है, ये शाकाहारी फल फ्रूट खा के खुश रहे और ये शाकाहारी बन गया। अब इनके जो बच्चे हुए या इनके जो पूर्वज बोल सकते हैं, वो लगभग पूरे के पूरे क्या चीज हो गए, शाकाहारी। तो इधर मांसाहारी में बदल गए टापू 1 वाले, और इधर शाकाहारी। और यहाँ पे जो आए टापू 3 में, तो वो क्या चीज हो गया, वो वहां पे कीड़े मकोड़े भी थे और फल भी थे। तो यहाँ की जो फिंच पक्षी थे वो दोनों को खाने लगे। मतलब कहने का मतलब ये हो गया क्या, सर्वाहारी। तो ऐसे ही हम बोल सकते हैं कि अलग अलग जगह में जाने के बाद उस आवास के रूप में ढल गए उन लोग, उस क्षेत्र के रूप में ढल गया, और उसी के आकृति में किसी का रंग बदल गया, किसी का चोंच बदल गया, किसी का साइज बदल गया, हाइट बदल गया। तो ये सब चीज किस वजह से हुआ, अलग अलग आवास में ढलने के कारण। जैसे हम अलग क्षेत्र में चल जाए, जैसे समुद्री क्षेत्र में चले जाए, तो वहां मछलियां ज्यादा मिलती है समुद्री तट में, तो वहां के लोग अधिकतर मांसाहारी होते हैं, है ना। मध्य क्षेत्र में चले जाए, मध्य भारत में, तो यहाँ फसल ज्यादा होती है, तो यहाँ पे लोग शाकाहारी ज्यादा होते हैं। और कई ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे शाकाहारी मांसाहारी मतलब सर्वाहारी बहुत ज्यादा है ना। तो इस तरह से फिंच पक्षियों के साथ हुआ, और ये फिंच पक्षी क्या हो गए, अलग अलग जिनका अलग अलग चोंच था, अलग अलग शाकाहारी था। तो ये था डार्विन का अवलोकन। ठीक है, तो मैंने पहला प्रजाति तो आपको बता दिया फिंच पक्षी। अब दूसरा प्रजाति के बारे में बात करते हैं। दूसरा प्रजाति को, दूसरा क्या चीज जीव बोला था मैं, वर्मी। ठीक है, तो वर्मी आपकी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो ये वर्मी क्या चीज था, तो वर्मी एक ऐसा जीव था जो लगभग कछुआ, ठीक है, कछुआ और चूहा के समान था। ठीक है, अब कछुआ में क्या होता है, तो कछुआ का जो ऊपरी हिस्सा होता है वो बहुत कठोर होता है। ठीक है, और निचले हिस्सा मुलायम। तो जो वर्मी का जो था वो लगभग, वर्मी का भी ऊपरी हिस्सा था वो क्या चीज था, बिल्कुल कठोर होता था। जब भी कोई जानवर उसको खाने जाता था तो वो भी अपना अंदर हो जाता था, मतलब जैसे कछुए अपना मुंह को अंदर ले जाता है ना, वैसे ही वो भी अपने मुंह को अंदर ले जाता था और बिल्कुल एक पत्थर के समान बन जाता था। ठीक है, और इसका जो चेहरा बोल सकते हैं हम लोग, उसका जो फेस था, उसका जो पैर था, वो बिल्कुल चूहे के समान था। ठीक है, तो वर्मी जो है वो कछुआ और चूहे के समान था। और ये उस समय जब जब डार्विन बीगल के माध्यम से जब टापुओं में गया, तो देखा कि वर्मी, उस समय का जो वर्मी था वो लगभग 10 फीट था। ठीक है, इस ब्लैक बोल्डर से भी बड़ा, है ना। लेकिन आज के जो वर्मी है वो 10 फीट नहीं, 2 फीट 3 फीट, बहुत छोटे छोटे, है ना। तो वो उनका एक और अवलोकन था। तो ये था डार्विन का जो सफर था, वो उसमें बहुत सारे जीवों के बारे में लेख लिखता गया और उसे एक बुक में कन्वर्ट किया, एक बुक बनाया और उसको प्रकाशित किया। ठीक है, वही बुक को उनको अवार्ड भी मिला, मैं बताऊंगा आपको आगे के वीडियो में। तो यहाँ तक था डार्विन का सफर। हम आगे देखेंगे कि डार्विन ने क्या क्या अवलोकन किए, और ऐसा एक और साइंटिस्ट है जो इसी के बारे में और अध्ययन किए। वीडियो को लाइक करना मत भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसका पार्ट 2 बिल्कुल देखिए। पार्ट 2 में वीडियो अपलोड कर दूंगा। थैंक यू।